स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आप जानते हैं कि यहाँ पे हम ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और स्कॉलरशिप्स के ऊपर बहुत सारी सीरीज कर चुके हैं, और मैं चाहता था कि मैं ऐसे कुछ वीडियोज़ भी बनाऊँ जिसमें एजुकेशनल कंटेंट में क्रिएट करूं। तो अभी जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में मैं क्या करूंगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है, ये जो कंपोनेंट्स आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इनसे डिजाइन करूंगा। ये मैं ऑलरेडी डिजाइन कर चुका हूं और इन्हीं स्ट्रक्चर से जो है ये मैं पूरा प्लांट सेल आपके सामने कंस्ट्रक्ट करूंगा और एक एक ऑर्गेनेली को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप सीखेंगे इस वीडियो से। आइए दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जानना प्लांट सेल के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे हम कि इन प्लांट सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने वो सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिज़ाइन ऑलरेडी कर रखे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले कि मैंने ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किस तरह से बनाए हैं। वो एक टाइम लैप्स वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करें अपने आप से और उसको कैसे करना है, तो वो मैंने उस वीडियो में बताया है। हालांकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ उसको, एक टाइम लैप्स वीडियो में मैंने बताया। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं कि एक फुल लेक्चर जो है मैं आपको दूंगा ऑन प्लांट सेल। उसके जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो क्या क्या होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स से आपके सामने जो है वो प्लांट सेल का कंस्ट्रक्शन भी मैं करूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आउटर जो बाउंड्री होती है किसी भी सेल की, हम बात करें बैक्टीरियल सेल की तो उसमें सेल वॉल होती है। एनिमल सेल के केस में सेल वॉल नहीं होती लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट सेल के केस में फिर अगेन हमारे पास जो सेल वॉल होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है सेल वॉल मैंने एक तरह से डिजाइन कर रखी है। अगर मैं इसको एनलार्ज करूंगा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसकी शेप जो है मैंने डिजाइन की है। तो एक तरह से बाउंड्री होती है जो आपकी जो सेल होती है उसकी जो बाउंड्री है। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ प्लांट सेल क्या होता है कि एक रिजिड सेल वॉल होती है प्लांट सेल के केस में, और ये जो स्ट्रक्चर जो होता है इसका वो पर्टिकुलरली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका रोल, मेन रोल ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है सेल ऑर्गेनेलीज को, और जो जो फंक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करती है जो ये सेल वॉल होती है। स्पेसिफिकली अगर मैंने एनिमल की आपको बताया था कि एनिमल के केस में ये अब्सेंट होती है, ये आपने याद रखना है। और दूसरा जो अगर कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे जो इसकी कॉम्पोजिशन रहती है वो बेसिकली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन जो होते हैं उस तरह के जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे ये बनी होती है। और एडिशनली भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे लिग्निन होती है। तो अगर इन फ्यूचर हम स्पेसिफिकली प्लांट सेल वॉल के ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाए तो उसमें ये सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों एक प्लांट सेल। तो इसको मैं सेंटर में थोड़ा सा प्लेस कर लेता हूं। अब दूसरा स्ट्रक्चर आपने देखा कि हमें एक यहां मैंने जो है एक लेयर सी बना रखी है। ये जो है इसको मैं बता रहा हूं कि ये है सेल मेम्ब्रेन। इमीडिएटली आफ्टर द प्लांट सेल वॉल देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है तो इसका भी एक फंक्शन रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये लिपिड की बनी होती है। तो आउटर जो है आपके पास एक रिजिड सेल वॉल है, उसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक्सटीरियर को इंटीरियर से अलग करने का रोल प्ले करती है, जिस तरह से सेल वॉल जो है एक सिमिलर काइंड का रोल प्ले कर रही है। और ये सेमी परमिएबल होती है। और बेसिकली इसका जो फंक्शन रहता है कि इसमें जो मटेरियल जो ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे ऐसा न्यूट्रिशियस मटेरियल सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स के लिए चाहिए होता है, वो आसानी से ट्रांसफ़र हो और एक्सपोर्ट करना है मटेरियल को, वो भी इस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और ये लिपिड बाय लेयर होती है।
तो इसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एक तरह से जो है कॉम्पोजिशन होती है। तो इसको भी हम डिटेल में, इसका जो मॉडल होता है, एक स्पेसिफिक मॉडल है दोस्तों इसका, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अब तीसरी जो बात आ जाती है, तीसरा है जो इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो क्या है, जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और जो एक जेल लाइक कंपोनेंट होता है उसको क्या कहते हैं। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा कि वो होता है साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो साइटोप्लाज्म है तो वो एक्चुअली में है क्या, इसमें जो ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं ना आप, ये जो एरिया में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जेल लाइक जो मैट्रिक्स है वो भी इंक्लूड है और जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उसके अंदर वो भी इंक्लूड है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो ऑर्गेनेलीज आ गई वो सारा जो साइटोप्लाज्म होता है। तो इसमें अगर मैं आपको बात करूं, जो जेल लाइक मटेरियल है उसको हम साइटोसोल भी कहते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 80% इसमें जो होता है वाटर जो है वो होता है। अब दोस्तों अगली जो ऑर्गेनेली है वो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने मेंशन किया है न्यूक्लियस। तो ये जो है न्यूक्लियस मैं यहां पे बना रहा हूं, ये देखिए। तो पहली ऑर्गेनेली आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियस है जो स्ट्रक्चर यहां पे, मेन स्ट्रक्चर में यहां पे बना रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। तो इसमें भी एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरह इसमें भी एक आपके पास मेम्ब्रेन है। तो अगर हम दूसरे सेल्स की बात करें, यानी माइक्रोबियल सेल की बात करें, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। उसमें जो डीएनए होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल में प्रेजेंट होता है। और स्पेसिफिकली ह्यूमंस में बात करें तो आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती है। और एक स्पेसिफिक सेल होता है दोस्तों ह्यूमंस के केस में जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। आई होप आपको पता होगा उस सेल के बारे में। उस सेल को कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, वो बोन से रिलेटेड होते हैं, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अगर हम अभी थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन के तौर में डिस्कस करें, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए में सारी जो इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स जो होती है वो स्टोर होती है। अब न्यूक्लियस के भी अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो है न्यूक्लियोलस। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं ताकि ये विजिबल हो जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब ऐसा करते हैं, लेबल अगेन इसको कर लेते हैं जो हमने डिस्कशन किया। ये सेल वॉल है आपकी, और दूसरा ये वाली सेल मेम्ब्रेन है इंटरनल, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो है आपके पास साइटोप्लाज्म आ गया ग्रीन कलर का। इसमें और ज्यादा जो ऑर्गेनेलीज जो है वो डिजाइन करने वाला हूं वो भी इंक्लूड होती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने यहां पे बनाने की कोशिश की, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूं क्योंकि ये सारी मुझे यहाँ पे ये सारे चीज़ें लेबल करनी है, तो कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेट इसको जो है लेबल करूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, तीन चीज़ें यहाँ पे लेबल मैंने कर दिए हैं जो कि क्लियरली आपको डिज़ाइन भी की है मैंने आपके सामने, तो आपको क्लियर है यहाँ पे कि इसमें जो है आउटर जो है वो सेल वॉल है, उसके बाद आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, उसके बाद न्यूक्लियस, एंड देन यू हैव न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, क्या रीजन है कि न्यूक्लियस के अंदर है और उसका फंक्शन क्या रहता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम्स बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस में कंस्ट्रक्ट होते हैं, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल में जो न्यूक्लियस के अंदर है। ये ध्यान से देखिए आप इसको। और एक और इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है कि ये न्यूक्लियोलस जो होता है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां जो है सेल्स में हो सकती हैं, स्पेशली ह्यूमंस के केस में यहां पे मैं बता रहा हूं। तो ये जो होता है कि बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, और ह्यूमंस के केस में स्पेशली कैंसर कीमोथेरेपी के लिए इसका जो है इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली के ऊपर हो रही है, क्योंकि जब कोई भी स्ट्रेस होता है, कोई भी डैमेज होता है सेल को, तो ये ऑर्गेनेली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको भी
मैं यहाँ पे ज़रा सा इसका डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये देखिए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, कई बार ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज भी होता है, ये आपने ध्यान रखना। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूं तो यूजुअली दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ टाइप एंड रफ टाइप। स्मूथ टाइप में क्या होता है कि स्मूथ टाइप में आपके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और रफ टाइप में आपके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं वो चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब उनका अलग अलग फंक्शन रहता है। इन कॉमन अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसको भी लेबल कर देते हैं दोस्तों। आइए, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको मेंशन मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये है। और जो है इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे मैं कम डिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी ऑर्गेनेलिस भी डिज़ाइन करनी है और एक सेंट्रल वैक्यूल जो है वो भी डिज़ाइन करना है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। अगली ऑर्गेनेली वो जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं ताकि यहां पे आपको दिखा सकूं। क्लोरोप्लास्ट, यहां पे ये जो ऑर्गेनेली होती है, हम सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली की वजह से कंप्लीट होता है। तो इसको मैं लेबल कर लेता हूं कि ये रे, तो क्लोरोप्लास्ट आपके पास है। और मेन फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या होता है कि इसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो एनर्जी को कैप्चर करता है सनलाइट से, और जिसकी वजह से जो है एडीपी NADPH मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज होता है। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट जो होता है वो रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनेली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए प्लांट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमें क्या देते हैं दोस्तों, वो थ्रू फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। और ऑक्सीजन सभी एनिमल्स के लिए ऑन दिस प्लेनेट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के बारे में। डिटेल में इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स है। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसका फंक्शन मोर कॉम्प्लेक्स है। किस तरह से इसमें जो सिग्नलिंग होती है वो अलग है, लेकिन वो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम जब स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के ऊपर अगर इन फ्यूचर जो है वो वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो दूसरी ऑर्गेनेली मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है दोस्तों, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर, स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसका जो रोल होता है वो एनर्जी जनरेट करना। ए पावर हाउस ऑफ द सेल भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली को कहा जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सप्लाई होती है एटीपीज की, एटीपीज वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एनर्जी में हमें यूटिलाइज करने होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है ये जनरेट करते हैं। तो केमिकल एनर्जी जो हमें चाहिए होती है वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली की वजह से जनरेट होती है। सबसे ज़्यादा एटीपी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली की वजह से जनरेट होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है प्लांट सेल की, क्योंकि उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर लेता हूँ। एक लेबल करने के लिए थोड़ा सा जो मैं है इसको यहाँ पे इजी हो जाएगा मेरे लिए, नहीं तो ये क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा दोस्तों कि ये सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं ये धीरे धीरे जनरेट हो रही है, और सब ऑर्गेनेलीज का एक एक फंक्शन होता है सेल के अंदर। और आप देखेंगे जब मैं ह्यूमन सेल की डिजाइनिंग करूंगा तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सेम है।
तो सेम तरह का बेसिक जो है कॉम्पोजिशन वो रहती है ह्यूमन सेल की, प्लांट सेल की। और अगर मैं माइक्रोब सेल की बात करूं, उसका डिफरेंस तो होता है, लेकिन जो मेन फंक्शन जैसे राइबोसोम से उनको प्रोटीन बनाना है, तो वो बैक्टीरिया में भी होते हैं। तो इस तरह जो डीएनए है वो ह्यूमन में भी है, बैक्टीरिया में भी है। वो अलग है कि इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में है आपके प्लांट सेल में, ह्यूमन सेल में, लेकिन बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब जो है वैक्यूल की डिजाइनिंग कर लेते हैं दोस्तों। वैक्यूल को मैं यहां पे सबसे ज्यादा स्पेस देने वाला हूं। तो वैक्यूल अलग अलग तरह के होते हैं दोस्तों। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन उनको करेक्टराइज किया गया है। उनको वैक्यूल टाइप्स में अगर मैं बात करूं, गैस वैक्यूल्स, सेंट्रल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, इस तरह से उनको डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, इसके केस में हम इसको सेंट्रल वैक्यूल कहेंगे। जो इसका मेन फंक्शन होता है दोस्तों, वो होता है कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है सेल के अंदर, जिसको टर्गर प्रेशर भी कहते हैं, उसको मेंटेन करना है। और दूसरा जो है इसमें इसके जो दूसरे फंक्शन है, जैसे सॉल्ट को स्टोरेज करना, मिनरल्स को स्टोरेज करना, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, पिगमेंट्स, और प्लांट सेल की ग्रोथ में हेल्प करना, तो वो भी इसका सेंट्रल वैक्यूल का फंक्शन रहता है। तो इसलिए इसको सेंट्रल वैक्यूल का नाम दिया है, क्योंकि ये बहुत सारे जो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है और बहुत ज़्यादा स्पेस एक्वायर करता है सेल के अंदर। तो ये हो गया वैक्यूल के बारे में जानकारी दी मैंने दोस्तों आपको। और अगली ऑर्गेनेली आ रही है दोस्तों, वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडीज भी जिसको हम कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी जिसको कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है जो स्ट्रक्चर है वो गोल्जी अपरेटस किस तरह से होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने वेसिकल्स भी बनाने की कोशिश की है। तो इसका जो मेन फंक्शन रहता है कि वो प्रोटीन को, जो सेल्स के अंदर प्रोटीन बनती हैं, उनको मेम्ब्रेन वेसिकल्स में पैक करना होता है उसको। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों इन फ्यूचर। अगर गोल्जी अपरेटस पे वीडियो बनाएंगे तो इसके फंक्शंस और डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एक गोल्जी अपरेटस मुझे क्लोज टू दिस लेबलिंग एरिया भी बनाना पड़ेगा, ताकि मैं इसको अच्छे से लेबल भी कर सकूं। ये देखिए दोस्तों, तो यहां पे गोल्जी अपरेटस भी लेबल हो गया। अब अगली जो लेबलिंग रहती है वो रहती है आपकी सेंट्रल वैक्यूल की, और इसको मैं इस तरह से लेबल कर देता हूं। अब हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज रहती हैं, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम्स, एमाइलोप्लास्ट। तो सबसे पहले पेरोक्सिसोम्स डिस्कस कर लेते हैं कि पेरोक्सिसोम्स का जो है वो मेन फंक्शन क्या है। तो पेरोक्सिसोम्स, क्या आप गैस कर सकते हैं इसके नाम से कि इसका क्या फंक्शन होगा? पेरोक्सिसोम्स जैसे परऑक्साइड से रिलेटेड है। तो परऑक्सीसोम्स का रोल होता है कि इसके अंदर परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड जनरेट होती है, और ये ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनेलीज भी इनको कहते हैं। इनका रोल होता है कि जो कई बारी सेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होता है कि फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं सेल के लिए। तो परऑक्सीसोम्स का रोल है कि उनको न्यूट्रलाइज कर देना है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो जनरेट हो रही है इसके अंदर सेल्स, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज के अंदर उसका रोल ये रहता है कि वो उन पर्टिकुलर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो इसमें कौन सी गैस होती है दोस्तों, ये आपने बिल्कुल याद रखना है, वो है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसको भी मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा सा मूव कर लेता हूं ताकि मैं इसको लेबल कर सकूं। तो आप देख रहे हैं कि इसको मैंने लेबल कर दिया है इधर परऑक्सीसोम को। और भी आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो रहते हैं अलग अलग ऑर्गेनेलिज के। तो हम डिटेल में इसको डिस्कस अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल इंट्रोडक्शन, एज ए इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि इनका क्या रोल रहता है। तो परऑक्सीसोम का रोल रहता है कि उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड को जनरेट करना है। अब आते हैं दोस्तों, ये जो डॉट, रेड डॉट मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है यहाँ पे इसके ऊपर। तो ये जो रेड डॉट है
ये है राइबोसोम। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ डॉट नहीं है। इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। स्पेशली बैक्टीरिया में इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स में इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है तो एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनेलीज, तो यहाँ पे बस मैं उसको एज ए डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन डिटेल में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखिए आपके पास राइबोसोम्स भी जनरेट हो गए सेल के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक प्लांट सेल जो है फ्रॉम स्क्रैच जो सिंथेसाइज हुआ है, और हमने फंक्शन भी डिस्कस कर लिए हैं। देखिए फटाफट से एक राइबोसोम मूव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके नज़दीक, ताकि जो है मैं इसको लेबल कर सकूं और आप इसको आसानी से देख सकें कि स्ट्रक्चर में ये मैंने कहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। और अगला जो स्ट्रक्चर है वो ये रहा। लास्ट जो स्ट्रक्चर इसमें मैं बनाने वाला हूँ वो है एमाइलोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट क्या चीज़ है? एमाइलोप्लास्ट है वो ऑर्गेनेलीज, ये इनको जो है ये प्लास्टिड होते हैं सेल्स के अंदर, और इनका काम होता है स्टोरेज करना। इनका काम है कि जो स्टार्च है वो प्रोड्यूस हुई है उसको जो है वो स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर सेल को इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए इन फ्यूचर सेल को स्टारवेशन हो जाती है किसी कारण की वजह से, तो वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली का स्टोर्ड फूड यानी स्टार्च यूटिलाइज करके जो फंक्शंस जो हैं अपने कंप्लीट कर सके और सर्वाइवल जो हो वो सेल का हो। तो देखिए यहाँ पे भी हमें एक मैसेज मिल रहा है कि हमें जो है खाना जो है वो स्टोर करके रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो अगर एक्स्ट्रा है उसको यूटिलाइज अच्छे ढंग से करें। और देखिए सेल्स के पास ऑर्गेनेलीज है उसको स्टोर करने के लिए, जिसको एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। तो इसको भी मैं यहाँ पे हल्का सा मूव कर लेता हूँ ताकि मैं इसको लेबल कर सकूँ। तो ये देखिए ये सारी ऑर्गेनेलीज हो गई। तो अभी मैं आपको बताऊं तो ये कंप्लीट प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने सारी जो चीजें हैं वो डिस्कस की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें सेल वॉल है जो आउटर जो स्ट्रक्चर है सेल का उसको सपोर्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। साइटोप्लाज्म है जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो अलग रहता है, वो साइटोप्लाज्म में नहीं आता। साइटोसोल वो जेल लाइक मटेरियल है जिसके अंदर जो है सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको बताया कि आपके पास स्मूथ और रफ दो टाइप के जो हैं स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है सेल की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देन यू हैव वैक्यूल, सबसे ज्यादा स्पेस एक्वायर करने वाला प्लांट सेल में क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल होता है, और इसका फंक्शन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है आप याद रखेंगे। गोल्गी अपरेटस आप देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, कि मेम्ब्रेन वेसिकल्स बनाना है और प्रोटीन्स को इसके अंदर पैक करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है किसी भी सेल के अंदर। पेरोक्सिसोम जिसमें H2O2 रिलीज होती है और एज ए एक तरह से डिफेंस का रोल प्ले करती है, ताकि जो है प्लांट को जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स के केस में हेल्प हो सके। राइबोसोम्स बहुत ही बेसिक ऑर्गेनेली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है प्लांट के अंदर, जो प्रोटीन सिंथेसिस का रोल प्ले करते हैं। और एमाइलोप्लास्ट जो है फूड स्टोरेज का रोल होता है एमाइलोप्लास्ट का प्लांट सेल के अंदर। तो आपके सामने पूरा जो है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हमने डिकोड किया, सारी बातें हमने डिस्कस की, सारे बेसिक्स हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन, अभी पूरी जानकारी जो है इस पर्टिकुलर सेल के बारे में मिल चुकी है। इसमें अगर कोई जानकारी मैं मिस कर रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई जानकारी जो है आपको थोड़ी सी कंप्लीट नहीं दी है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें, तो थोड़ा सा डिस्कशन को और बढ़ाते हैं दोस्तों। और अगर आप डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहें इन पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट मैं बात डिस्कस करना चाहता हूं, वो बहुत ही एक हाइपोथेसिस दी गई है कि इसमें जो
कुछ ऑर्गेनेलीज हैं, वो बताया गया कि माइक्रोब्स जो है वो एक तरह से एंटर हो गए प्लांट सेल के अंदर या ह्यूमन सेल के अंदर, और उन्होंने ये ऑर्गेनेलीज जो हैं ये बनाई हैं इसके अंदर जो है। जैसे स्पेसिफिकली कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो एक बैक्टीरिया था बेसिकली, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, नॉट स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, वो एक तरह से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में अंदर चला गया। अब क्योंकि ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इसका अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए इसके अंदर होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन की यानी जो लिपिड लेयर की जो स्ट्रक्चर होती है वो बैक्टीरिया के लिपिड मेम्ब्रेन से बहुत मिलती है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं दोस्तों जो आपको शायद नहीं पता होंगी, लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे, इसके ऊपर एडवांस में काम करेंगे, तो आपको ये सारी बातें पता चलेगी। लेकिन अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट सेल का कैसे रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि आपको सारी ऑर्गेनेल्स के बारे में पता लग चुका है और पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करने की कोशिश करूंगा सोशल मीडिया में रिलेटेड टू प्लांट सेल, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो सके। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने सीरीज डिस्कस की है जिसमें एक पर्टिकुलर सीरीज मैंने बनाई थी फेलोशिप्स के ऊपर, राइट। तो अगर फेलोशिप्स अगर आपको एक्वायर करनी है तो उसमें सिर्फ अप्लाई करने से बात नहीं बनेगी, आपको बहुत पूरे इंटरेस्ट से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा और बिल्कुल डिटेल में ये सारी बातें आपको जाननी है। ये आपका मेन जो है वो दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है और मुझे सारी जानकारी लेनी है। इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस से किसी भी कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। जैसे हमने प्लांट सेल को देखा, सारी ऑर्गेनेलीज को चेक कर लिया कि ये ऑर्गेनेलीज होती हैं। उसके बाद आप जो है जूम इन कर सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज के लिए और उनको जो है डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो इस तरह से हम ऐसे ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उससे, और जो आपकी स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टडीज आप अच्छे ढंग से करेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप टेस्ट क्लियर कर सकेंगे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी। ओवरऑल होता क्या है दोस्तों, जब हम अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, फोकस्ड होकर स्टडी करते हैं, हमारी सिलेक्शन तभी ही होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे क्वेश्चन पे तुक्का मारेंगे और आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता है। तो आपने जो है पूरा फोकस होके, अगर मैंने प्लांट के ऊपर वीडियो बनाया है तो आपने ये वीडियो देखा, इसके बाद आप अपनी बुक्स निकालिए, सारे फैक्ट्स को स्टडी कीजिए, देखिए कि आपको कितना याद रहता है, आपको ये इमेज याद रहती है। अगर आपको ये इमेज याद रहेगी तो आप जो है अपने माइंड में सारी चीजें आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आऊंगा, और भी बातें हम डिस्कस करेंगे, और लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अभी मुझे दोस्तों दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।